नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। शाम 7 बजे की खबरों को लेकर मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। अपनी कार्यप्रणाली को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाली यूपी पुलिस एक बार फिर सुर्खियों में है। ताजा मामला लखनऊ से सटे बाराबंकी के मसौली थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस ने चेकिंग के नाम पर मोटरसाइकिल सवार एक कथावाचक और उसके साथी की जमकर पिटाई कर दी, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने कथावाचक को इतनी बर्बरता पूर्वक पीटा कि उसके पूरे शरीर में वर्दी के नशे की छाप छोड़ दी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की निंदा चारों तरफ हो रही है। लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बाराबंकी पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करते हुए उसे सस्पेंड किया जाए। वहीं इस पूरे मामले में बाराबंकी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी पुलिसकर्मियों का पक्ष लेते हुए पीड़ित को ही गलत ठहरा रहे हैं। हालांकि वो पूरे मामले की जांच की बात भी कह रहे हैं। तो आपको बता दें, एक बार फिर से यूपी पुलिस अपने कारनामों की वजह से पूरे सोशल मीडिया पर बदनाम हो रही है और एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, क्योंकि लखनऊ से कुछ ही दूरी पर यानी बाराबंकी में एक खाकी वर्दीधारी मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर एक कथावाचक और उसके साथी की बेरहमी से पिटाई करते हैं। अब सोशल मीडिया पर जब वीडियो वायरल हो गया है तो हर कोई ऐसी पुलिस की निंदा कर रहा है, क्योंकि सवाल यही है कि खाकी वर्दी धारण इसलिए की जाती है ताकि आम लोगों को सुरक्षित माहौल मिल सके, लेकिन जब खाकी वर्दी पर नशा रसूख का चढ़ जाए और फिर बर्बरता करने लगे पुलिसकर्मी, तो आम जनता कैसे यकीन करेगी कि उसकी रक्षा यही पुलिस वाले करेंगे। चेकिंग के नाम पर कथावाचक की पिटाई का वीडियो जो है वायरल हो रहा है और सवाल यह है कि चेकिंग के नाम पर गुंडागर्दी पुलिस क्यों कर रही है और किसने उसे अधिकार दिया। मेरठ के हस्तिनापुर खादर में बाढ़ की एक ऐसी तस्वीर जो सोचने पर मजबूर कर दे। दरअसल हस्तिनापुर खादर में कई गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इसकी सूचना जब एबीपी गंगा की टीम को मिली तो हमारी टीम हस्तिनापुर के लिए निकल पड़ी और वहां पहुंचकर जो तस्वीरें हमने देखी उसने सोचने पर मजबूर कर दिया। जब हमारी टीम हस्तिनापुर पहुंची और खादर की तरफ बढ़ी तो कुछ ही दूर जाने के बाद हमें गाड़ी छोड़नी पड़ी। इसके बाद हम पैदल चल दिए। ग्रामीणों की मदद से हम एक ऐसे ग्रामीण के पास पहुंचे जो हमें ट्रैक्टर के जरिए उन गांव के लिए लेकर निकल पड़े, जहां बाढ़ का पानी घरों में घुस गया था और पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया था। गंगा की टीम अब मेरठ के शेरपुर गांव पहुंची है, जहां आप देख सकते हैं कि ये बाढ़ की स्थिति है। लोग घर से निकल रहे हैं, लेकिन बाढ़ में किस तरीके से वो परेशानी उठा रहे हैं ये तस्वीरें खुद ब खुद बयां कर रही हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं गांव के, हम उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे, कब से ये बाढ़ है आप लोगों के यहाँ? ये सर 8 दिन हो गए हैं बाढ़ को आते हुए और हमें पक्के बांध बंधने की और ठोकर लगने की मांग कर रहे हैं, ये पूरी नहीं हो रही। अच्छा, चलिए और लोग हैं, क्या कहेंगे, कब से इस बाढ़ की चपेट में आप लोग? हम पिछले 8 दिनों से हैं जी इस बाढ़ की चपेट में, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं जी। दद्दू आप बताइए, क्या कहेंगे इस बाढ़ को लेकर के? ऐसी तस्वीरें इस पानी में खड़े खड़े कोई सुनाई नहीं हो रही, कोई आवे चला जाए, कुछ नहीं पूछता ना कहता कोई कुछ। हमारे घरों में पानी है, बच्चे परेशान है, मकानों पर बच्चे खड़े हैं, मकानों के गिरने का खतरा है। हम तो बहुत मुसीबत में साहब, कोई नहीं सुनाई हो रही हमारी। प्रशासन का कोई अधिकारी आया जी, पर की सुनाई कुछ नहीं है। अच्छा, चलिए और देखते हैं हम तस्वीरें कि क्या स्थिति है इस गांव की। आप देख सकते हैं बहाव इतना तेज है कि मतलब चला भी नहीं जा रहा है इसमें। ये स्थिति है शेरपुर गांव की, क्योंकि पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा तेज है और आप देख सकते हैं कि पानी कहां तक है। और ऐसे ही जो गांव के लोग हैं वो घरों से निकल के जो साग सब्जी है, जो सामान लेना है, उसके लिए जा रहे हैं, क्योंकि पानी पूरे गांव में भरा हुआ है और स्थिति जो है वो काफ़ी भयावह है। क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले 8 दिनों से यही स्थिति है पूरे गांव की। तो मेरठ की तस्वीर आपने देख ली, अब जरा बस्ती की तस्वीर भी आप देख लीजिए। यहाँ बाढ़ प्रभावित अब पलायन करने को मजबूर हैं। घाघरा नदी खतरे के निशान से 78 सेंटीमीटर ऊपर बहने लगी है, जिस वजह से सरयू के किनारे बसे लगभग 65 गांव के हजारों की संख्या में लोग प्रभावित हैं। लगभग 25 गांव घाघरा नदी के बाढ़ से जलमग्न हो चुके हैं और लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है।
बाढ़ पीड़ित अपने अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। हालांकि जिला प्रशासन की तरफ से दावा जरूर किया जा रहा है कि लगभग 2000 राहत सामग्री और 58 नावों को लगाया गया है, लेकिन बाढ़ पीड़ित गांव के लोगों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। आप तस्वीरों में भी देखिए, इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि लोगों के सामने कितनी मुसीबत है, क्योंकि जहां तलक आपकी नजर जाएगी सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। घर डूब चुके हैं, खेत खलिहान डूब चुके हैं, लोग बेघर हो रहे हैं, खाने के लिए सामान नहीं है, इसीलिए सुरक्षित जगहों पर पलायन करने के लिए लोग मजबूर हो रहे हैं। प्रशासन कह तो रहा है कि हम मदद पहुंचा रहे हैं, हमने 58 नावें पहुंचा दी हैं, लेकिन पीड़ित ग्रामीणों की माने तो उन्हें उचित मदद नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से बेबस जिंदगी नजर आ रही है बस्ती के कई गांव में, क्योंकि सरयू नदी लोगों को खौफजदा कर रही है। 65 ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हो रहे हैं। बागपत से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां एक किसान ट्रैक्टर लेकर अंडरपास क्रॉस कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पानी इतना गहरा हो सकता है कि उसका ट्रैक्टर पानी में समा जाए। लिहाजा ट्रैक्टर तो फंस गया, लेकिन किसी तरह लोगों ने उसका रेस्क्यू किया। किसान ने रस्सी के सहारे ऊपर आकर अपनी जान बचाई, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। ये वो अंडरपास है जिसके नीचे पानी भरा हुआ था। किसान को लगा कि पानी गहरा नहीं है, इसलिए ट्रैक्टर के जरिए उसने उस पानी से निकलने की जहमत उठाई, लेकिन जैसे ही पानी के बीच में पहुंचा ये किसान, उसे अंदाजा हो गया कि यहाँ पर गहराई बहुत है। ट्रैक्टर जो है वो डूब गया, लेकिन लोगों की मदद से किसान की जान बचा ली गई। उसे सफलतापूर्वक रेस्क्यू कर लिया गया। रस्सी लटकाकर लोगों ने उसे ऊपर की तरफ खींच लिया। प्रयागराज के घूरपुर में फ्लाईओवर के नीचे निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी का टीला धंस गया, जिसकी चपेट में आकर 4 मजदूर मिट्टी के नीचे दब गए। घटना के बाद चीख पुकार सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों और जेसीबी की मदद से मिट्टी हटाकर चारों को बाहर निकाला गया और सभी को स्थानीय सीएचसी भेजा गया, जिसमें 3 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना उस वक्त की है जब फ्लाईओवर के नीचे निर्माण कार्य चल रहा था, तभी अचानक मिट्टी का टीला धंस गया, जिसकी चपेट में 4 मजदूर आ गए। मजदूरों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग पहुंचे और जेसीबी बुलाई गई, जिसके जरिए मिट्टी को हटाकर सभी को घायल अवस्था में इलाज के लिए सीएचसी भेज दिया गया है, जहां पर 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। इधर नोएडा के सेक्टर 49 में नोएडा प्राधिकरण की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। एक कार नाले में गिर गई, कार आधे से ज्यादा नाले में समा गई। इस दौरान कार सवार ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई है। ये देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं। अब इसे लापरवाही नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे? सड़क है, सड़क पर ही ये नाला खुला हुआ है, आने जाने वाले लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। ये समझिए कि नोएडा प्राधिकरण ने आपकी सुरक्षा आपके कंधों पर छोड़ दी है। अगर आपकी जरा सी भी लापरवाही हुई तो आपको बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जो कि तस्वीरों में आपके सामने है। नोएडा प्राधिकरण की ये बड़ी लापरवाही है। नाले में कार गिर गई, बाल लोगों की जान बची है। आप ये समझ लीजिए, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है, जान का खतरा नहीं हुआ है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। जो इस गाड़ी में लोग सवार थे वो बाहर निकल आए। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आपके सामने हैं। देखिए, आधी ये कार धंसी हुई नजर आ रही है, यानी सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली जो कहावत है वो नोएडा की सड़कों पर चरितार्थ होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि नोएडा प्राधिकरण तो आंखें मूंदे बैठा है। और अब बात उन्नाव की, जहां पर सिस्टम की लापरवाही की भेंट चढ़कर एक महिला की मौत हो गई, जब नदी पर बने लकड़ी के एक पुल से गिरकर एक महिला की जान चली गई, जबकि हफ्ते भर पहले ही हमने इस पुल को लेकर सरकार को आगाह किया था। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझिए। नदी के किनारे पड़ी लाश पर हो रहे मातम की तस्वीरें उन्नाव की है, जहां सई नदी पर बने इस लकड़ी के पुल ने एक बुजुर्ग महिला की जान लेकर सिस्टम की कलई खोल डाली। जब इस जर्जर पुल के सहारे अपने खेत की तरफ जा रही बुजुर्ग महिला सई नदी में गिर गई और इस हादसे में उसकी जान चली गई।
एक तरफ गांव और दूसरी तरफ खेत और बीच में सई नदी, और इसी सई नदी के ऊपर बना है ये जुगाड़ वाला लकड़ी का पुल, जिस पुल से गिरकर आज सुबह एक महिला की मौत हो गई। और इस पुल की हकीकत देखिए कि अभी भी अपने खेतों से लोग किस तरह से घास काटकर और फसलें काटकर लाने को मजबूर हैं, और इसी जगह से उस शिव देवी नाम की महिला की मौत हुई है। उन्नाव के उरास विकास खंड में सई नदी पर बना ये पुल बारिश के मौसम में करीब 15,000 लोगों के आने जाने का एकमात्र जरिया है। इसी पुल पर जान जोखिम में डालकर रोजाना सैकड़ों लोग नदी के आर पार जाते हैं, लेकिन गुरुवार को घर से निकली शिव कुमारी देवी पुल नहीं पार कर सकी और शुक्रवार की सुबह पुल के पास ही शिव कुमारी देवी का शव पड़ा मिला। 5 बजे निकली शाम में, तो पुल से खेत जा रही थी। खेत जाने में पैर इनका फिसल गया और बाढ़ में नकदी मरी थी, उसी में जा गिरी। हम लोगों ने 11 बजे तक टिकट ढूंढवाई के लिए कोई नहीं मिला। सुबह 6 बजे नदी के किनारे उतराती है। सिस्टम की लापरवाही का ये हाल तब है जब एबीपी न्यूज ने 14 अगस्त को ही इस पुल की खतरनाक स्थिति के बारे में अलर्ट कर दिया था। उस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ये भरोसा दिलाया था कि यहाँ जल्द ही एक अच्छा पुल बना दिया जाएगा, लेकिन मंत्री जी का वादा पूरा होने से पहले ही इस चरमराते सिस्टम के प्रतीक इस पुल ने बुजुर्ग महिला की जान ले ली। खेत देखने गई थी, अचानक पैर नदी में फिसलने के कारण आज उसकी नदी के पानी से शव प्राप्त हुआ है। मृतका का नाम? मृतका का नाम शिव देवी वाइफ ऑफ सतपाल है, जिसका विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्नाव में सई नदी पर बना ये लकड़ी का पुल यूपी की राजधानी लखनऊ से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन ना सरकारी तंत्र से जुड़े किसी भी शख्स ने इसकी सुध नहीं ली, जिसकी वजह से आज ये हादसा हो गया। ऐसे में सवाल उठता है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है और पहले से चेताने के बावजूद पुल बनाने का काम क्यों शुरू नहीं किया गया। उन्नाव से ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। मेरठ में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली किताब छापने वाली फर्म पर कार्रवाई की है। एनसीईआरटी की नकली किताब छापी जा रही थी। 5वीं से लेकर 12वीं तक किताबें छापी जा रही थी। गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान की किताबें छापी जा रही थी। हालांकि फर्म का मालिक सचिन गुप्ता मौके से फरार हो गया है। एसटीएफ ने करोड़ों की किताबें बरामद कर ली हैं। तो यूपी एसटीएफ ने मेरठ में बड़ी कार्रवाई की है, चूंकि एनसीईआरटी की नकली किताबें जहां पर छापी जा रही थी वहां पर छापेमारी की है और नकली किताबें एनसीईआरटी की बरामद कर ली हैं। नकली किताब छापने वाली फर्म पर कार्रवाई की है यूपी एसटीएफ ने। यहां पर एनसीईआरटी की नकली किताबें छापी जा रही थी। 5वीं से लेकर 12वीं तक किताबें छापी जा रही थी। हालांकि इस दौरान फर्म का जो मालिक है वो भागने में कामयाब रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। गणित, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इन सब्जेक्ट्स की किताबें यहां पर छापी जा रही थी। तो ये बड़ी कार्रवाई यूपी एसटीएफ की तरफ से की गई है। जो फर्जी किताबें हैं एनसीईआरटी की, उन्हें बरामद कर लिया गया है। एक ऐसी फर्म पे छापेमारी की गई है जहां पर नकली किताबें छापी जा रही थी। जानकारी के मुताबिक 5वीं से लेकर 12वीं तक की किताबें यहां पर छापी जा रही थी। गणित की किताबें छप रही थी, भौतिक विज्ञान की किताबें यहां पर छापी जा रही थी और जीव विज्ञान की किताबें भी यहां पर छापी जा रही थी। और आगरा से अगली खबर, डॉक्टर योगिता गौतम हत्याकांड में हाईवे के सभी टोल प्लाजा की सीसीटीवी फुटेज देखेगी पुलिस। आरोपी के मोबाइल टावर, आईटीपीआर कनेक्टिविटी को गूगल पे प्लॉट होगा। योगिता के फोन की ट्रैकिंग के लिए सर्विलांस एक्सपर्ट की मदद लेगी पुलिस। आईजी रेंज ए सतीश गणेश के निर्देशन में पुलिस आगे बढ़ेगी। पुलिस कस्टडी रिमांड में पूछे जाने वाले सवाल तैयार कर लिए गए हैं। फॉरेंसिक सैंपल भी जल्द ही एफएसएल भेजने के निर्देश हैं। योगिता के हाथों में मिले नाखूनों में फंसे खाल की डीएनए जांच होगी। आरोपी विवेक ने कानपुर में गाड़ी बदली थी। कानपुर की कॉलोनी की फुटेज भी आगरा पुलिस खंगालेगी। कार के अंदर हुई घटना का भी रिक्रिएशन एफएसएल की टीम करेगी।
योगिता के शरीर में मिली बुलेट की भी माइक्रो एनालिसिस होगी। बैलिस्टिक एक्सपर्ट से रिवॉल्वर की जांच होगी। पिस्टल किस नाम से थी विवेचना में ये भी शामिल होगा। यानी डॉक्टर योगिता गौतम हत्याकांड में जो कार्रवाई है, जो जांच है, वो अब आगे बढ़ती हुई तमाम पहलुओं को लेकर जांच की जाएगी, बारीकी से जांच की जाएगी, क्योंकि इस मामले में आज सवाल तब खड़े होने लगे जब डॉक्टर योगिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और ये बिल्कुल इतरती उस थ्योरी से जो कि आरोपी ने बताई है। नितिन उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। नितिन, क्या अपडेट है आपके पास? कितनी जांच आगे बढ़ चुकी है और अब क्या कुछ आगे हमें देखने को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल वाकई में डॉक्टर योगिता मर्डर केस का जो हत्यारोपी है विवेक तिवारी, वो मेडिकल लीगल ऑफिसर है, तो ऐसे में वो सारे दांव पेच जानता है। और यही वजह है कि जब उसने अपना इकबालिया बयान पुलिस को रिकॉर्ड कराया तो उसमें उसने कहा कि मैंने पहले गला दबाया, उसके बाद मैं चाकू से हत्या कर दी। लेकिन पीएम रिपोर्ट में 3 गोली मारने की बात सामने आई तो पूरी तरीके से थ्योरी घूम गई और अब एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। और यही वजह है कि अब आगरा पुलिस इस पूरे प्रकरण को बहुत गंभीरता से ले रही है और यही वजह है इस हाईवे के किनारे सारे सीसीटीवी फुटेज अब आगरा पुलिस निकलवाएगी। बिल्कुल, यानी एक एक चीज को बारीकी से जांचा जाएगा। नितिन, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बड़ी खबर उन्नाव से, जहां ट्रक और रोडवेज बस की टक्कर हो गई। हादसे में 1 दर्जन यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। लखनऊ से कानपुर जा रही थी रोडवेज बस। घायलों के लिए सीएचसी भेजा गया है। लखनऊ कानपुर राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया है। अजगैन कोतवाली के नवाबगंज बाईपास की घटना है, जहां यात्रियों से भरी बस और ट्रक की आपस में टक्कर हो गई। और यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे।